पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं हूं अनुराधा तंवर। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े हुए विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। गुड़ बनाने की वैज्ञानिक विधि पर जानकारी। टर्की पालन एक लाभकारी व्यवसाय। अपने प्रदेश में गन्ने से गुड़ बनाने का कार्य बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अधिकतर किसान भाई निम्न दर्जे का ही गुड़ बनाते हैं, जिसका बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता एवं वो जल्दी ही खराब भी हो जाता है। अतः किस प्रकार से बनाएं गुणवत्ता युक्त गुड़, इसके लिए देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ने की खेती पिछले साल की होगी, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य हो गई है और कुछ किसान गन्ने से गुड़ बना भी चुके हैं। और जिन कृषकों ने अभी गन्ने की कटाई नहीं की है, वे इस समय गन्ना की कटाई करके गुड़ बना सकते हैं। किंतु कैसे बनाए गुड़ जिससे बाजार में अधिक मूल्य मिले, इस हेतु वैज्ञानिक विधि से गुड़ बनाने के तकनीक पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर मिल्तुल्लाह। उत्तम गुड़ उत्पादन के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। खास करके जब से हम गन्ना खेतों से लाते हैं तो गन्ना हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उस पर कोई मिट्टी उट्टी नहीं लगा, उसमें कोई जड़ वाला गन्ना नहीं होना चाहिए। तो गन्ने को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद उसको हम पावर क्रशर में ले जाते हैं। जो हम लोग अपने संस्थान में रस निकालते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास पावर क्रशर है, उसे किसान भाई देख भी सकते हैं। और उससे रस की मात्रा जो होती है 65 से 70% तक हम रस निकाल सकते हैं, जबकि किसान भाई कोल्हू के द्वारा या हाथ से निकालते हैं, उसमें रस की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो वहीं से उनको गुड़ का जो निर्माण कितना होना चाहिए उनको नुकसान होने लगता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए उनको अच्छा पावर क्रशर इस्तेमाल करना चाहिए। और पावर क्रशर में जब हम गन्ना लगाते हैं तो हमें उसे कम से कम गन्ने को 2 बार लगाना चाहिए। एक बार जब हम रस निकाल लेते हैं उसमें पूरा रस नहीं निकलता है, उसका पुनः फिर पूरे उसे लगा करके पूरा रस उससे निचोड़ लेना है। और रस निकालने के बाद रस आपका बिल्कुल साफ़ बर्तन में निकालें। आपका कंटेनर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो हमारा है उसे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा रस की मात्रा निकल जाती है तो उस रस को फिर बात होती है उस रस से हम गुड़ कैसे बनाएं। तो इस रस से गुड़ बनाने के लिए हमारे संस्थान के द्वारा एक नए आधुनिक किस्म का चूल्हा जो है वो विकसित किया गया है। उस चूल्हे में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आप ईंधन को बचा सकते हैं। ईंधन को बचाने के साथ साथ उसमें नीचे जाल लगा होता है लोहे का, और पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिससे ईंधन जो है आपका नुकसान नहीं होता है। और एक से आप दूसरे कढ़ाई को भी गर्म कर सकते हैं, और उसमें चीनी लगा जिससे किसी तरह का धुआं भी नहीं होता है, और जो गुड़ बनाने वाले उसको कोई परेशानी नहीं होती है। और अब बात आती है कि गुड़ जो है हम सबसे पहले किसान भाई चाहते हैं कि गुड़ हमारा सुनहरा हो, ठोस हो, अच्छे रंग में हो, जिससे उसके बाज़ार में उनको दाम भी मिले। तो इसमें बहुत सारे लोग रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और इस तरह से जो कुछ फॉस्फेट के कंपाउंड हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारे रासायनिक जो हैं वो हानिकारक प्रभाव डालते हैं हमारे स्वास्थ्य पर, तो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा कुछ ऐसी वानस्पतिक चीज़ें विकसित की गई है। ये वानस्पतिक रस शोधक जो है खास करके बहुत ही कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा देवला है। इस देवला का इस्तेमाल
आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आप रस की सफाई कर सकते हैं। तो रस को साफ़ करना सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब तक रस को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करेंगे तो आपका गुड़ का जो रंग है वो सुनहरा नहीं होगा। इसके लिए आपको 100 लीटर रस, जब आपका रस तैयार हो गया, पावर क्रशर से आप किसी रस ले आए, आप चूल्हे पर आपको उसने कढ़ाई में डाल दिए। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, जो देवला है उसका जड़, या ना हो तो आप फालसे का छाल यूज कर सकते हैं, या आप मूंगफली का बीज यूज कर सकते हैं। और इन रस में डालने के पश्चात, रस में जब आप डाल देते हैं तो रस को गर्म करते हैं। आपको ये देखना है जो मैली आ रही है, जिसको किसान भाई, जो गंदगी आती है रस के ऊपर, उस मैली को निकालते हुए चले जाएं। उसको निकालते निकालते आपका एक स्टेज ऐसा आएगा कि गुड़ में तार बनना शुरू हो जाएगा। आपको कोई राब बनाना है, और राब जब आपको इस तरह का टेक्सचर आने लगे, आपको समझ जाइए कि आपका गुड़ जो है वो तैयार हो रहा है। उस तैयार गुड़ को जब उसको काफ़ी उसको अब चलाना पड़ता है, और उसको तैयार करने के बाद उसको आप कढ़ाई में, दूसरा कढ़ा आपका तैयार होना चाहिए जिस पर कि आप गुड़ को ठंडा कर सकें। तो गुड़ को ठंडा करने के बाद उसको मिलाते रहें। और आपके पास यदि सांचा नहीं है तो आप उसकी भेली बना सकते हैं, गोल गोल उसके लड्डू की तरह बना सकते हैं। लेकिन इसका भंडारण भी बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यदि आप भंडारण सही से नहीं करेंगे, भंडारण तब आपका अच्छा रहेगा जबकि आप उसका कौन सा, किस साइज में आप उसको लेके जा रहे हैं। तो हमारे संस्थान में इस तरह के सांचे बनाए गए हैं लोहे के, जो कि 1 किलोग्राम का है। उसमें आप 1 किलोग्राम का गुड़, बिल्कुल आपका जिस तरह से ब्रेड आता है तो ब्रेड के तरीके से आप गुड़ बना सकते हैं। और उसके लिए आपको सांचा बनाना होगा, लोहे के सांचे होते हैं। उस लोहे के सांचे में आपको जो बना हुआ गुड़ आपका जो ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद आप उस गुड़ को उसमें डाल दीजिए और सांचे को बंद कर दीजिए। और सांचे को जैसे ही आप खोलेंगे आपको उसी साइज का, उसी आकार का गुड़ आपको प्राप्त हो जाएगा। और यह गुड़ जो होगा बिल्कुल सुनहरे रंग का होगा, ठोस होगा। आप इसको फिर भंडारण में लेके चले जाएं, इसको कुछ देर वहाँ रखें, और जब ये गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाए तो यह गुड़ उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि इस गुड़ का आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, मूल्यवर्धन भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा बाज़ार में जो हमारा गुड़ है वो अच्छे दामों में बिके, तो इसके लिए आप उस गुड़ में, जब आपका फाइनल स्टेज पर आता है, जब आपका गुड़ ठंडा हो जाता है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी, जैसे आंवला हुआ, विटामिन सी युक्त गुड़ भी बना सकते हैं। मसालेदार गुड़, जैसे आपका ठंडे का समय अभी है तो आप काली मिर्च डाल करके उसमें बना सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक गुड़ होता है, क्योंकि चीनी के मुकाबले में जो गुड़ होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसकी हम लोगों ने तुलनात्मक स्टडी किया है, हम लोगों ने अध्ययन किया है, हम लोग पाया है कि गुड़ में जो है वो विटामिन की मात्रा होती है। इसमें विटामिन कैरोटीन होता है, इसमें राइबोफ्लेविन होता है, इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, और तो इसके द्वारा हमें काफ़ी ऊर्जा मिलती है। तो जब गुड़ हमारे लिए स्वास्थ्य, साथ ही साथ आपको 100 किलोग्राम रस से कम 26 किलो 27 किलो गुड़ तक आपको मिले, जिससे कि आपका बाजार में उसका मूल्यवर्धन भी हो सके, आपको अच्छी आमदनी भी हो सके। धन्यवाद। कुक्कुट पालन में टर्की पालन एक कम लागत में अधिक लाभ देने वाला कृषि सह व्यवसाय है। लेकिन इस पक्षी के पालने की उन्नत तकनीक क्या है, इसकी जानकारी कम किसान भाइयों को होती है। अतः टर्की पालन कैसे करें, इसकी जानकारी लेने हेतु देखिए ये अंश। कुक्कुट पालन में गिरनी फाउल, बत्तख पालन, बटेर पालन एवं टर्की पालन लघु व सीमांत किसानों द्वारा अपनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टर्की पालन के बारे में। टर्की पालन मुख्यतः मांस के लिए किया जाता है। सीमांत किसान भाई इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि टर्की पालन में आहार, आवास व रोग प्रबंधन पर खर्च मुर्गी पालन की तुलना में बहुत ही कम आता है। इसलिए हमारे किसान भाई इस व्यवसाय की ओर काफी आकर्षित हुए हैं। तो किसान भाइयों, टर्की पालन के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर CV सिंह से। टर्की पालन सामान्यतः मांस उत्पादन के लिए जो है प्रचलित है, और इस व्यवसाय को लघु एवं सीमांत किसान अपना करके काफ़ी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। और ख़ासकर वो क्षेत्र जहां प्रोटीन के स्रोतों की कमी और कुपोषण की एक समस्या होती है, तो वहां प्रोटीन के स्रोतों की आपूर्ति करने में और कुपोषण की समस्या के समाधान करने में टर्की पालन जो है एक लाभकारी या एक अहम भूमिका निभा सकता है। टर्की सामान्यतः मांस या सफ़ेद मांस के लिए
पॉपुलर होती है। और इसका अभी जो है हम अगर देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी नई साल पर या क्रिसमस दिवस पर जो है काफ़ी मांग रहती है उसमें जो है। और अपने भारत देश में भी जो है इसको नई साल और क्रिसमस दिवस पर जो है काफ़ी पॉपुलर रूप में या काफ़ी प्रचलित रूप में जो है इसकी मांग को जो है देखा गया उसमें जो है। टर्की की सामान्यतः अगर हम प्रजातियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें लार्ज वाइट, स्मॉल वाइट और ब्रॉन्ज 3 प्रजाति काफ़ी पॉपुलर या काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। और इनमें जो ब्रॉन्ज प्रजाति है वो काफ़ी अच्छी प्रजाति है, इसमें वृद्धि दर काफ़ी अच्छी होती है और मांस उत्पादन की दर जो है वो स्मॉल वाइट प्रजाति की तुलना में काफ़ी अच्छी पाई जाती है उसमें जो है। लार्ज वाइट जो प्रजाति है वो भी काफ़ी अच्छी प्रजाति है उसमें, और उसको हम जो मांस उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छे रूप में पाल करके काफ़ी अच्छा लाभ उससे हम जो है अर्जित कर सकते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः इसमें जैसे 28 दिन का होता है, तो इसमें ब्रीडिंग अवस्था में चूजों की देख रेख जो है मुर्गी के चूजों की तुलना में अधिक की आवश्यकता पड़ती है। चूजे बहुत ही नाजुक होते हैं और शुरू वाली अवस्था में वो दाना और पानी ग्रहण करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं, तो उनको शुरू के 2 से 4 दिन तक एक एक चूजे को पकड़ करके हमें फीडिंग और वाटरिंग वो करानी चाहिए उसमें जो है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो खाना और पानी जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। ब्रूडिंग के दौरान इसमें अच्छी वृद्धि के लिए जो है संतुलित आहार या स्टार्टर फीड जो है उसमें हमें देना चाहिए। और स्टार्टर फीड में प्रोटीन परसेंटेज जो 22 से 23% सामान्यतः होती है, तो उसी तरह का हमें जो है फीड वो उपलब्ध कराना चाहिए ताकि ब्रूडिंग के दौरान मृत्यु दर कम और वृद्धि दर जो है वो अधिक रहे उसमें जो है। इसमें 8 सप्ताह बाद इसमें ग्रोइंग स्टेज आ जाती है और 8 सप्ताह बाद इसमें सामान्यतः हमें जो ग्रोअर फीड जो है, और ग्रोअर फीड में जो है 18 से 20% जो है इसमें प्रोटीन होनी चाहिए, तो वो ग्रोअर फीड हमें जो उपलब्ध कराना चाहिए। 12 सप्ताह बाद इसमें हमें जो लेयर फीड वो देना चाहिए, उसमें 16 से 18% जो है इसमें प्रोटीन परसेंटेज होनी चाहिए उसमें जो है। तो सामान्यतः टर्की पालन को और लाभकारी बनाने के लिए हमें आयु के अनुसार संतुलित आहार उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक होता है। टर्कियों को अगर हम जो है मांस के साथ साथ जो अंडा उत्पादन या बैकयार्ड रूप में अगर पालना चाहते हैं, तो उनको हम संतुलित आहार में बचाव करने के साथ साथ खुले में अगर हम छोड़ते हैं या कुछ हरे चारे के रूप में हम उनको, जैसे बरसी में रिजका है या क्लोवर है और दूसरी पेरिनियल बहुत सारी ग्रासेज हैं उसमें जो है, अगर उनको हम संतुलित आहार के साथ में थोड़ा सा अगर उपलब्ध कराते हैं तो चारा एक तो संतुलित बनता है, पौष्टिक बनता है, और जो संतुलित आहार पे 75-80% जो खर्च हो रहा है वो हमारी कीमत भी जो है कम होती है उसमें जो है। और इसमें सामान्यतः है इसमें वृद्धि दर की दृष्टि से हम देखें तो इसमें जो वयस्कता आयु होती है उसमें 8 किलो से लेकर के 12 किलो तक मैक्सिमम बॉडी वेट होता है। और अगर मांस के लिए हमें टर्की पालन करना है तो इसमें हमें बाजार की उपलब्धता की भी सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए उसमें जो है। और क्योंकि अगर पक्षी हमारा जो है उचित आयु पर जो विक्रय नहीं हो रहा है और वो फार्म पे ही रुक जाता है, तो उसमें उस समय जो खाद्य ग्रहण क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है और उसमें रेशियो में या उस अनुपात में उसमें जो है वृद्धि दर जो है वो कम होती है। इसलिए जो है जब मांस पालन के लिए या मांस उत्पादन की दृष्टि से टर्की पालन किया जाए तो इसमें हमें जो है मार्केट की उपलब्धता को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए उसमें जो है। टर्की में जैसे खासकर सामान्यतः बहुत सारे रोग जो मुर्गी पालन में होते हैं वो बीमारी इसमें घातक नहीं होती हैं। किसान इस व्यवसाय को अपना करके अच्छी आय अर्जित करना चाहते हैं वो आराम से इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। और इसके प्रशिक्षण है तो अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो जानकारी लेना चाहते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, वहाँ के आसपास के जो किसान भाई हैं वो उस संस्थान से जो है जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से उनको जर्म प्लाज्म और दूसरी तकनीकी बिंदुओं पर जानकारी वो आराम से मिल सकती है। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे कुछ और जानकारियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों ने मसाला वर्गीय फसल मेथी की बुआई की होगी, उनकी फसल इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी होगी और इस फसल की आगे अच्छी वृद्धि और विकास हो सके, उसके लिए कौन कौन से सस्य कार्य किए जाएं, उसके लिए देखिए ये विशेष कड़ी। जिन किसान भाइयों ने दाने हेतु मेथी की फसल लगाई होगी तो वह इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं के लिए खेतों में खड़ी होगी तथा इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ सस्य प्रबंधन कार्यों का किया जाना नितांत आवश्यक होता है, जैसे फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना, आवश्यकता अनुसार सिंचाई तथा फसल को कीटों व रोगों से मुक्त रखना इत्यादि। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव तथा लापरवाही वश इन प्रबंधन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिस कारण से उनकी फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार तो उगते ही हैं, साथ ही फसल पर अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप भी होता है और फसल कमजोर हो जाती है तथा ऐसी फसल से आगे चलकर उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। अतः फसल में वर्तमान समय में कौन कौन से सस्य प्रबंधन कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे बीच उपस्थित है विनोद तिवारी। लगभग 4-5 एकड़ की फसल है मेथी की फसल लगभग 1 महीने की हो गई है। किसान भाई, इस समय जो आपकी फसल की स्थिति है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो रहता है उसमें निदाई गुड़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी निदाई गुड़ाई का इस समय जो है विशेष ध्यान रखें ताकि खेत में खरपतवार ना रहें, क्योंकि खरपतवार अगर खेत में रहेंगे तो आपका खाद जो है खरपतवार खाएंगे, खाद पानी का नुकसान भी करेंगे और खरपतवार होने से कीट व्याधि का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर आएंगे, इल्ली आएंगे, उत्पादन कम होगा, फसल बीमारी ग्रस्त हो जाएगी। इसलिए इसमें आप खरपतवार का नियंत्रण सबसे प्राथमिकता से खरपतवार का नियंत्रण रखें। और इस समय जो पानी की स्थिति आ रही है, उस पानी की स्थिति में थोड़ी सा आप नाइट्रोजन का उपयोग ज़रूरी रहता है। पानी पिलाने से पहले खरपतवार निकाल कर इसमें नाइट्रोजन का उपयोग करके और इसको पानी पिला दें। और किसान भाइयों, मेथी की फसल में सल्फर की अति आवश्यकता रहती है। जिन किसान भाइयों ने शुरुआत में अगर सल्फर का उपयोग नहीं किया हो, वो किसान भाई अभी इस अवस्था में पानी पिलाने के समय इसमें सल्फर WDG 1.5 किलो प्रति बीघा 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर WDG का नाइट्रोजन के साथ में उपयोग कर सकते हैं। सल्फर जितना ज़्यादा सल्फर का उपयोग करेंगे फसल उतनी अच्छी रहेगी। इस समय जो देखा जा रहा है, कहीं कहीं मेथी की फसलें सूख रही हैं, जड़ खराब हो रही हैं इनकी गर्मी के कारण। तो अगर आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार की आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी, उनकी जड़ें खराब नहीं होंगी, जड़ों में सड़न नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व के आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेथी में सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे आपकी मेथी की फसल उतनी रहेगी, फूल उसमें उतना आएगा, फल उतना अच्छा आएगा और दाना उसका उतना ही अच्छा भरेगा। इसमें किसान भाई एक जो आता है स्प्रे के रूप में आता है 0050, जिसमें पोटास के साथ साथ सल्फर की भी मात्रा रहती है। इसका किसान भाई अगर मेथी में उपयोग करेंगे तो मेथी का दाना अच्छा वजनदार बनता है, भरता अच्छा है, उसके ऊपर शाइनिंग अच्छी आती है, चमक अच्छी आती है। इसका उत्पादन बनाए रखने के लिए इसमें इस समय जो अवस्था चल रही है, इस अवस्था में इसमें रस चूसक कीट काला मोइला का प्रकोप मेथी में ज़्यादा देखा जाता है और इसके साथ साथ इल्ली का प्रकोप भी मेथी में आता है। काला मोइले के लिए किसान भाइयों फास्फोमिडान का उपयोग करें। मेथी में फास्फोमिडान का उपयोग काला मोइले के लिए सबसे अच्छा रहता है। फास्फोमिडान 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से फास्फोमिडान का उपयोग इसमें आप किसान भाइयों करें। और इसमें अगर इल्ली का प्रकोप देखा जाता है तो इल्ली के प्रकोप के लिए किसान भाई इसमें ट्राइजोफास या फिर प्रोपेनोफास 2 ml प्रति लीटर, ट्राइजोफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से करके इल्ली का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें जैसे ही थोड़ी सा तापमान बढ़ता है तो इसमें धोरी मस्सी पाउडर मिल्लू का प्रकोप आता है। पाउडर मिल्लू की रोकथाम के लिए किसान भाई इसमें सल्फर डस्ट 10 से 15 किलो प्रति एकड़ डस्ट उड़ाएं, जिसमें पाउडर मिल्लू की रोकथाम की जा सकती है। अतः किसान भाइयों, जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट रहेगा उतना अच्छा आपको इसका उत्पादन मिलेगा। तो अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय समय पर इसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है दवा का, सूक्ष्म पोषक तत्व की सूक्ष्म पोषक तत्व का, सल्फर की ज़रूरत सल्फर का, जितना अच्छा समय पे आप उपयोग करेंगे उतना अच्छा आपको इसका उत्पादन मिलेगा।
हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह का मौसम का मिजाज तथा इस मौसम के अनुसार खेतीबाड़ी में अपनाए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू को आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन पर सिंचाई करें। अगात झुलसा रोग से बचाव हेतु आलू की फसल में 2.5 ग्राम इंडोफिल M45 फफूंदनाशक दवा का प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अच्छे परिणाम के लिए 1 मिलीलीटर गोंद प्रति लीटर पानी में डालें। यदि छिड़काव यंत्र को पहले खरपतवार नाशक दवा के लिए उपयोग किया गया हो तो उसे वॉशिंग सोडा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से अच्छी तरह साफ कर लें और फिर फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। विलंब से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई यथाशीघ्र समाप्त करें। 25 दिसंबर के बाद बुआई करने पर उपज में भारी कमी होती है। विलंब से बुआई के लिए PBW 373, DBW 14, HP 1744, HD 2643, NW 2036 तथा HW 2045 किस्में इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बोने के समय प्रति हेक्टेयर 40 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस तथा 20 किलो पोटाश का व्यवहार करें। बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। फूल गोभी व पत्ता गोभी वाली फसल में पत्ती खाने वाले कीट डायमंड बैक मॉथ के रोकथाम हेतु स्पिनोसाट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अच्छे परिणाम के लिए 1 मिलीलीटर गोंद प्रति लीटर पानी में डालें। तना तथा शीर्ष छेदक कीट से बचाव के लिए रबी मक्का के गाभा में कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा 3 से 4 दाना प्रति पौधा व्यवहार करें। दुधारू पशुओं की दैनिक खुराक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन के साथ साथ 30 ग्राम नमक की मात्रा अवश्य दें। इसका पशु के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और बियान पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दुधारू पशुओं को खुले स्थानों पर न रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम एकमा, जिला छपरा के कृषक अंकित कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या से बचाव एवं निदान के बारे में जानकारी चाहिए। तो अंकित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बांझपन है क्या। ठीक है, तो बांझपन है जब कोई भी आप अपने पशु को पाल खिलवा रहे हैं या फिर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, ठीक है, ये बछड़ा ना दे सके, मतलब किसी भी कंडीशन, कोई भी डिफॉर्मिटी के वजह से अगर गाय हमारी बछड़ा नहीं दे पा रही है तो ये सब बांझपन, इसको बोलते हैं कि हाँ ये बांझपन का शिकार हो रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि उसके बच्चा नहीं देने के बहुत सारे कारण है। उसमें क्या है कि आप एक तो है कि पशु हीट में नहीं आ रही है, हीट में नहीं आ रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, या तो प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं हो रहा हो जिसकी वजह से, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम पाल तो खिलवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1 बार 2 बार दे रहे हैं फिर भी गाय कंसीव नहीं कर पा रही है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कि आपकी हीट में नहीं आ रहा है, सेकंड कि आपका बछड़ा हीट में आने के बाद भी आपके कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। तीसरी समस्या आती है कि गर्भ धारण तो करे लेकिन प्री मैच्योर बर्थ हो जा रहा है या फिर स्टेरिलिटी के शिकार हो जा रही है, अबॉर्ट कर जा रही है जानवर कि हाँ पेट में बछड़ा है, कुछ दिन के बाद कंसीव की, फिर बीच में ही एबॉर्शन उसका हो गया। तो ये पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के वजह से जनरली ऐसा पाया जाता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमको करना क्या चाहिए कि कोई भी किसान या पशुपालक भाई अगर पशु को पालते हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर देख रेख में रखे और देखे कि 2 से 2.5 साल के बाद कोई भी पशु जो होती है वो प्यूबर्टी मैच्योरिटी स्टेज में आती है और वो बच्चा देने के लायक हो जाती है। तो 2 से 2.5 साल के बीच में अगर पशु देख रहे हैं कि 21 दिन के बाद हीट में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप प्रॉपर उसको डिवर्मिंग करें। ठीक है, मार्केट में जो भी अल्बेंडाजोल वगैरह मिलता है आप उसको उससे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से 3 ग्राम आप उसको दे सकते हैं, या फिर पशु चिकित्सक से सलाह लेके उसको भी दे सकते हैं। लेकिन कीड़े की दवा जरूर दें कि आप कीड़े की दवा नहीं दीजिएगा तो पशु हीट में नहीं आएगी, और जब हीट में ही नहीं आएगी उसका ओवुलेशन ही नहीं होगा तो फिर मतलब फर्टिलाइजेशन होने का फिर जो है कि गर्भ धारण करने की बात ही नहीं उठती है। दूसरी बात होती है बहुत सारे हमारे जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि फास्फोरस है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है, तो ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं पशुओं को गर्भ धारण करने में।
तो प्रॉपर आप प्रचुर मात्रा में आप मिनरल मिक्सचर्स का सेवन अपने पशु को कराएं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़े और उनका प्रॉपर जो है कि ओवुलेशन हो और डिस्चार्ज उनका जो है होता रहे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस संदर्भ में कि जैसे आप मान लीजिए कि AI, बहुत लोग है कि इंसेमिनेशन करवाते हैं, लेकिन नेचुरल AI जो है वो इन्फेक्शियस काउज ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएं कि पाल रखने का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी आप अगर सही तरीके से जो प्रॉपर टाइमिंग होता है इंसेमिनेशन करने का, जिससे कि अगर हमारी गाय आज हीट में आई है तो गर्म हुई है, उसके कम से कम 14 घंटे के बाद ही हमको पशु को पाल खिलवाना चाहिए। लेकिन अगर 14 से 18 घंटे के बाद हम नहीं खिलवा रहे हैं, कम से बहुत ज्यादा डिले हो जा रहा है, 24 घंटे के बाद हो जा रहा है, तो भी पशु जो है गर्भ धारण करने में समस्या आ जाएगी। उसमें क्या होता है कि 1 से 2 बार भी करा रहे हैं तो आपका इकोनॉमिकल लॉस भी होता है कि, और ये चीज है। तो इस तरीके का हमको कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जो कि आप बरतेंगे अगर, तो आपके पशु जो है कि वो बांझपन के शिकार होने से बच जाएंगे। तो आप अपने पशु का जो है पशु चिकित्सक की सलाह से करवाएं, और शिविर में भी ले जाके आप करवा सकते हैं या फिर नजदीकी पशु चिकित्सक से आप मिलकर के सलाह ले सकते हैं। लेकिन हर एक चीज को आपको वॉच करना होगा, अपने पशुओं को कंप्लीट रूप से बांझ से बचाना। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4254-085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।